पल्मोनरी एंजियोग्राफी करी जाती है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पकड़ने के लिए। अब पल्मोनरी एंजियोग्राफी पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको पल्मोनरी आर्टरी का बेसिक याद दिला देता हूं। ये हमारी बॉडी में ऐसे लंग्स होते हैं, यहां पे बीच में हार्ट बैठा होता है। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी का ब्लड ट्रैवल करके आता है और राइट एट्रियम में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, इससे एक ब्लड वेसल निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से निकल के कहीं जा रही है, उसका नाम है आर्टरी। और पल्मोनरी का मतलब हो गया जो लंग्स में जाती है। तो लंग्स में एक आर्टरी जाती है हार्ट से निकल के, यह है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये चलो ये वाली, अब ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कभी कभार ब्लॉकेज या एम्बोलिज्म हो जाता है, तो इसको पकड़ने का ये तरीका होता है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज को पकड़ने का एक तरीका होता है। मान लीजिए यहां पे ब्लॉकेज हो गया, अभी जो ब्लड जा रहा है ये प्रॉपर्ली जा नहीं पाएगा। जो ब्लड यहां से यहां ट्रैवल करना था लंग्स तक, ये प्रॉपर्ली ट्रैवल कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने पल्मोनरी एंजियोग्राफी नाम की जांच करी। इसमें क्या करते हैं एग्जैक्टली, हमारे जो पैर होते हैं वहां पे एक फीमोरल वेन होती है। ये फीमोरल वेन होती है। हाथ में एंटीक्यूबाइटल वेन भी होती है। दोनों वेन्स काफी बड़ी होती हैं और इन वेन्स में से एक पतला सा कैथेटर डालते हैं। मतलब बेसिकली एक तार जैसा डालते हैं। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है तो हार्ट में एक तार डलता है और उसके थ्रू डाई छोड़ी जाती है, ऐसे ही ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी में, लंग्स की आर्टरी की एंजियोग्राफी में एक तार डलेगा जिसको हम कैथेटर बोलते हैं। कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू फीमोरल और एंटीक्यूबाइटल वेन। यहां तार डाला और ये जो तार है इसके थ्रू पूरा ये ट्रैवल करके जाता है राइट एट्रियम में, वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये तार डालते हैं, पूरा ट्रैवल करके ये पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचा देते हैं और फिर इसके अंदर से एक रेडियो ओपेक डाई छोड़ते हैं या फिर आयोडीन कंटेनिंग डाई छोड़ते हैं। ये जो डाई है ये एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है जिससे ये पता चल जाता है अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज यूज्ड, या तो ये आयोडीन होता है इसमें या फिर ये कोई भी एक रेडियो ओपेक मटेरियल होता है। अब ये रेडियो ओपेक मटेरियल डाला तार के थ्रू और अंदर जाके ब्लॉकेज पकड़ लिया कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं। तो क्योंकि हमने तार डाल दिया तो ये हो गया एक इन्वेजिव प्रोसीजर। और इसमें जो मशीन यूज करते हैं वो एक्सरे के जैसी होती है। इस मशीन को फ्लोरोस्कोपिक मशीन भी कहते हैं और इस प्रोसीजर को फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर भी कहते हैं। तो ये इन्वेजिव होता है और ये फ्लोरोस्कोपिक मशीन पे होता है, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। फ्लोरोस्कोपी का मतलब आपको मैं समझा देता हूं और इसमें हम एग्जैक्ट देखते क्या है और कैसे देखते हैं ये समझा देता हूं। अगर एक्सरे करेंगे तो एक ऐसी हमें फिल्म मिल जाएगी फोटो जैसी। तो ये एक्सरे होता है, 1 सेकंड के लिए क्लिक करके खींचा और हट गए। लेकिन फ्लोरोस्कोपी एक तरीके का एक्सरे से बनाया हुआ वीडियो है जिसमें कंटिन्यूअस, इसमें एक बार भेजते हैं, सिंगल शॉट होता है और इसमें कंटिन्यूअस एक्सरे होते हैं फ्लोरोस्कोपी में। तो फ्लोरोस्कोपी का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली एक्सरे लेना और एक वीडियो जैसा बना लेना। तो जब हम ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है और इसमें यहां पे ऐसा क्लॉट बैठा हुआ है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्लॉट, ऐसा क्लॉट बैठा हुआ है। अब जब ये डाई जाएगी तो ये क्लॉट के आसपास तो चली जाएगी लेकिन क्लॉट के थ्रू तो ये डाई जा नहीं सकती। तो ये कुछ ऐसी हमें इमेज दिखती है, ये वीडियो जैसा दिखता है कि ऐसा डाई जा रहा है और डाई ऐसा चला जाता है और यहां से निकल जाता है और इस एरिया में हमने एक ब्लॉकेज देख लिया। अब मान लीजिए ये पल्मोनरी आर्टरी
टोटल 2.4 सेंटीमीटर की है और ये हमें ब्लॉकेज दिख गया ये 1.2 सेंटीमीटर का है, तो डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि ये 1.2 बाय 2.4 इंटू 100 मतलब 50%, कि 50% यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो कुछ ऐसा हमें फोटो दिखता है, वीडियो फॉर्मेट में दिखता है, हम बीच में पॉज करके ऐसा फोटो देख लेते हैं और ब्लॉकेज नाप लेते हैं कि कितना ब्लॉकेज है और उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करके बता देते हैं कि इतना % आर्टरी ब्लॉक है। सेम चीज़ अगर हार्ट की ब्लड वेसल के लिए करी जाती है तो उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, और क्योंकि ये लंग्स की आर्टरी के लिए करी गई है तो इसको हम पल्मोनरी एंजियोग्राफी कह रहे हैं। अब ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी में कुछ प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर एक्शंस होते हैं। प्री प्रोसीजर क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको कंसेंट लेना है और पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आप क्या करेंगे। अब जब ये कंसेंट ले रहे हैं तो आप भी पेशेंट को यही समझाएंगे कि पाँव के रास्ते से जो नस है उसमें एक तार डाला जाएगा और आयोडीन या रेडियो ओपेक एक डाई छोड़ी जाएगी। तो ये भी पूछना है कि आपको आयोडीन या रेडियो ओपेक डाई से एलर्जी तो नहीं है। इसमें यह भी पूछना चाहिए आयोडीन जब भी आता है कि सी फूड, क्योंकि समंदर में नमक बहुत होता है और सारी मछलियाँ और सारा सी फूड जितना भी है, केकड़े और जो भी चीज़ें ये खाते हैं सी फूड में, सब लोग वही पानी पीते हैं और उसके अंदर आयोडीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सी फूड एलर्जी भी पूछनी चाहिए। फिर पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक बोलेंगे कि आप एनपीओ रहें, नील पर ओरल मतलब कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं 6 से 8 घंटे, ताकि खाली पेट रहें। पेशेंट का जब प्रोसीजर होना है तो प्रोसीजर होता है सुपाइन पोजीशन में, लेकिन पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन में लिटाया जाता है। सेमी फाउलर पोजीशन मतलब ये बेड है तो बेड को 30 to 45 डिग्रीज तक आप रेज कर दीजिए, बेड को प्रॉप अप कर दीजिए। अब क्योंकि इतना सारा डाई जाता है तो जब भी ये डाई जाता है तो पूरी बॉडी में फ्लशिंग होता है और साथ में नोजिया भी होता है। नोजिया मतलब ऐसा मन करता है उल्टी आएगी, इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि खाली पेट रहो, क्योंकि अगर पेशेंट ने उल्टी कर दी प्रोसीजर के वक्त तो वो सीधा गले में फंस जाती है उल्टी। तो पेशेंट को पहले से बताना है कि फ्लशिंग होगी। फ्लशिंग मतलब ऐसा लगेगा कि खूब सारा ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है और गरम गरम फील होगा। फ्लशिंग होगी, साथ ही साथ नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, कई पेशेंट्स को डाई का रिएक्शन भी हो सकता है किसी भी तरीके का, और पेशेंट को कई बार ऐसा भी लगता है कि पेशेंट को खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है या फिर सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। पेशेंट को इन्फॉर्म करके रखना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो घबराओ मत, ये मत सोचना कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है डाई का, ये नॉर्मल है। जब ये सब हो रहा है तो हमें पता है कि ये जो डाई है इससे रिएक्शन हो सकता है, इतना सीवियर रिएक्शन होता है कि कई पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा रिसस्किटेशन किट या फिर सीपीआर किट जो भी है, ट्रॉली है या फिर ट्रे है या जो भी सिस्टम है आपके हॉस्पिटल में, रिसस्किटेशन किट हमेशा रेडी रखनी चाहिए। और पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करो। पोस्ट प्रोसीजर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो इंजेक्शन का साइट है, यहां से मान लो तार डाली गई तो ये क्योंकि बड़ी आर्टरी है और जो वायर है वो भी बहुत पतला, नीडल जितना तो होता नहीं है, उससे तो मोटा ही होता है। तो यहां से कई बार होता है जो पंक्चर साइट होता है, पंक्चर साइट या फिर इंसर्शन साइट, यहां से ब्लीडिंग हो जाती है। मतलब प्रोसीजर हो गया और प्रोसीजर के बाद जहां पे भी ये पंक्चर किया गया था तार डालने के लिए, वहां से ब्लीडिंग होगी। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए 15 मिनट तक आपको एक स्टेराइल गॉज लेना है और प्रेशर से उसको प्रेस करके रखना है, प्रेशर अप्लाई करना है जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर है ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। बीच में ऐसा नहीं कि आपने कोई चादर रख लिया या तकिया रख लिया, कुछ रख लिया, डायरेक्ट प्रेशर। अगर यहां से ब्लीडिंग है तो यहीं पे डायरेक्ट प्रेशर है, बस उंगली टच ना हो इसलिए बीच में एक स्टेराइल गॉज रख लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट
नॉर्सेट का क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकली आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर एंजियोग्राफी के बाद किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है।